अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वी हैव स्टार्टेड अबाउट द इंट्रोडक्शन टू कीमोथेरेपी लेक्चर्स। तो इंट्रोडक्शन टू कीमोथेरेपी का लेक्चर एक हमने दे दिया था एंड दिस इज अबाउट द सेकंड लेक्चर ऑफ इंट्रोडक्शन टू कीमोथेरेपी। तो आप लोग लेक्चर को एंड तक देखिएगा ताकि आप लोगों को कम्प्लीटली समझ आ सके कि कीमोथेरेपी के बारे में आप लोगों को मेडिसिन पढ़ने से पहले क्या क्या चीज़ पता होनी चाहिए, ताकि बाद में आप लोगों को पता हो कि किस मेडिसिन का क्या एक्शन है, किस मेडिसिन को आपने यूज़ करना है फॉर प्रोफाइलैक्सिस और किस मेडिसिन को आपने यूज़ करना है एज अ सप्रेसिव थेरेपी और प्रीएम्प्टिव थेरेपी। सो लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर। ये मैंने एक टाइमलाइन बनाई हुई है कि भाई जो है ना इन्फेक्शन कि भाई इन्फेक्शन की क्या होते हैं, मतलब कि बिलो द एरो जो है ना ये इन्फेक्शन की स्टेजेस हैं, और जो अबव द एरो है ना ये हमारे पास एंटीबायोटिक थेरेपी है या कीमोथेरेपी थेरेप्यूटिक ड्रग्स हमने किस तरीके से देनी है वो बताया हुआ है। ठीक है, तो पहली जो हमारे पास चीज़ है ना वो हमारे पास है प्रोफाइलैक्सिस। ठीक है, प्रोफाइलैक्सिस का क्या मतलब होता है कि ना प्रिवेंशन। ठीक है, प्रिवेंशन हमने करनी है प्रोफाइलैक्सिस से, यानी कि प्रोफाइलैक्सिस में हमने क्या करना है कि हमने बीमारी होने से पहले या इन्फेक्शियस ऑर्गन के बॉडी में एंटर होने से पहले पेशेंट को मेडिसिन दे देनी है ताकि जो है ना पेशेंट को इन्फेक्शन ना हो बाद में या डिजीज ना डेवलप हो। लाइक आजकल जो है वो कोविड वैक्सीन लग रही हैं लोगों को जो कि एक्सपोज नहीं हुए हुए कोविड को, उनको भी लग रही हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या है प्रोफाइलैक्सिस की? वैक्सीन लाइक कोविड वैक्सीन। ठीक है, तो कोविड वैक्सीन जो है ना वो हमारे पास एग्जाम्पल हैं ऑफ द प्रोफाइलैक्सिस। इसी तरह हमारे पास हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन हैं, वो भी हमारे पास जो है वो एग्जाम्पल हैं प्रोफाइलैक्सिस की। यानी इनमें क्या होता है कि अभी पेशेंट को कोरोना नहीं हुआ लेकिन उससे पहले ही हमने उसको वैक्सीन लगा दिया ताकि उसको डिजीज के सिम्टम्स डेवलप ना हो या उसे कोरोना ना हो। ठीक है, तो हम प्रोफाइलैक्सिस आगे हमारे पास दो तरह की होती हैं। ठीक है, प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस एंड पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस। तो प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस नाम से ही पता लग रहा है, प्री एक्सपोजर यानी वायरस के एक्सपोज होने से पहले ही हमने उसको मेडिसिन या वैक्सीन लगा दी, जिसकी एग्जांपल मैंने आपको कोविड वैक्सीन की दी है। ठीक है, तो उसमें हमने क्या करना है कि कोरोना होने से पहले वैक्सीन लगा दी, वो हो गया प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस। यानी बॉडी में अभी वायरस एंटर ही नहीं हुआ, हमने उसको पहले मेडिसिन दे दी है। एक होता है हमारे पास पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस। अब इसमें क्या होता है कि इसमें ये होता है कि जो पेशेंट है उसके अंदर बॉडी के अंदर वायरस चला गया, उसको इन्फेक्शन हो गई है, लेकिन उसके बाद हमने उसको फिर भी हम क्या करते हैं कि हम उसके अंदर वैक्सीन इंजेक्ट कर देते हैं। लाइक इन केस ऑफ हेपेटाइटिस बी, तो उन पेशेंट हम कहते हैं कि उसकी बॉडी में हमें नजर आने लग पड़े कि इसको पेशेंट को हेपेटाइटिस बी है, तो हम साथ में उसको हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन लगा देते हैं ताकि जो फर्दर या मजीद जो सिवियर सिम्टम्स है ना हेपेटाइटिस बी के वो उसके फर्दर ना आए। सो दिस वाज अबाउट प्रोफाइलैक्सिस। ठीक है, उसके बाद आती है प्री एम्प्टिव थेरेपी। अब ये देखिए मैंने इन्फेक्शन की जो लाइन है वो प्री एम्प्टिव की एरो से पहले लगाई है, तो इसका क्या मतलब हुआ? प्री एम्प्टिव थेरेपी कौन सी होगी? प्री एम्प्टिव थेरेपी का मतलब ये है कि जो है ना बॉडी इन्फेक्शन होने से पहले ही हमने उसको जो है ना वो थेरेपी दे दिया, उसको हमने मेडिसिन दे दिया। यानी अब इसमें क्या हुआ है कि जो पेशेंट है ना उसके अंदर जो है ना इन्फेक्शन उसको हो गया है, मतलब उसको जो है ना उसके अंदर डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म जो है वो एंटर हो चुका है, उस वक्त हमने उसको जो मेडिसिन देनी है ना वो हमने उसको देनी है प्री एम्प्टिव थेरेपी। लेकिन इस पॉइंट पे याद रखना है कि अभी तक हम डायग्नोज नहीं कर पाए कि उसके अंदर ऑर्गेनिज्म गया कौन सा है, यानी वायरस है, बैक्टीरिया है, कौन सा ऑर्गेनिज्म गया है उसको, या कौन सा डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म पेशेंट के अंदर एंटर हुआ है, वो इस पॉइंट पे हमें अभी मालूम नहीं होता। ठीक है, तो प्री एम्प्टिव थेरेपी हम देते हैं बिफोर इन्फेक्शन। ठीक है, उसके अंदर सिम्टम्स डेवलप नहीं हुए लेकिन क्या हुआ है कि उसके अंदर हमें यह पता लग चुका है कि जो पेशेंट जो है ना वो इन्फेक्टेड है, मतलब उसके अंदर वायरस वगैरह चला गया। नेक्स्ट हमारे पास है इम्पेरिक थेरेपी। इम्पेरिक थेरेपी कौन सी होती है? इम्पेरिक थेरेपी हम लोग देखते हैं सिम्टम्स आने से पहले। ठीक है, सिम्टम्स आने से पहले, अब फॉर एग्जांपल हमें पता है कि भाई पेशेंट जो है वो इन्फेक्टेड है। ठीक है, तो हम लोग कह देते हैं कि पेशेंट जो है वो इन्फेक्टेड हो चुका है। ठीक है, तो अब हम क्या कहते हैं, लेकिन उसके अंदर सिम्टम्स डेवलप नहीं हुए, लाइक उसे फीवर होना, नोजिया, वॉमिटिंग, ये तो हर एक डिजीज में होते हैं ना, लेकिन स्पेसिफिक डिजीज सिम्टम्स लाइक हेपेटाइटिस बी में जैसे होता है जॉन्डिस होना, ठीक है, उसके अलावा जो है पेल यूरिन होना, डार्क फीसेस होना, ये सारे सिम्टम्स अभी नहीं डेवलप हुए लाइक इन केस ऑफ हेपेटाइटिस बी, तो उस टाइम पे हम उसको एम्पेरिक थेरेपी दे देते हैं कि भाई कुछ ना कुछ जो पेशेंट है वो इम्प्रूवमेंट की तरफ आना शुरू हो जाए। लाइक हम सेलाइन सोल्यूशन लगा देंगे अगर हमें लग रहा है कि पेशेंट पेल हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास है ना वो आती है डेफिनेटिव थेरेपी। डेफिनेटिव थेरेपी नाम से ही पता लग रहा है यानी कोई डेफिनेट ट्रीटमेंट। अब इस पॉइंट के नीचे आप लोग देख रहे होंगे पैथोजन आइसोलेशन। ठीक है, यानी इस पॉइंट पे हम पैथोजन को आइसोलेट कर चुके होते हैं, यानी उसका हम पीसीआर फॉर एग्जांपल कराते हैं।
ठीक है, या उसका ब्लड टेस्ट कराते हैं या लिवर फंक्शन टेस्ट करवाते हैं और उसमें हमें पता लगता है कि जी हेपेटाइटिस बी एंटीजन जो है वो पॉजिटिव है या एलिवेटेड हुआ है, तो इसका मतलब हो गया कि वो कंफर्म कर रहा है वो टेस्ट कि पेशेंट जो है वो हेपेटाइटिस बी का पेशेंट है और पेशेंट इन्फेक्टेड है विद हेपेटाइटिस बी वायरस। तो उस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, उस पॉइंट पे हम जाकर पेशेंट को स्पेसिफिक थेरेपी देंगे फॉर हेपेटाइटिस बी। लाइक अगर पेशेंट को हेपेटाइटिस बी है तो उसके लिए कई सारी मेडिसिन जो है वो आप लोगों ने फार्माकोलॉजी में इंशाल्लाह मैं आपको पढ़ाऊंगी एंटीवायरल थेरेपी में, जिसमें हमारे पास एग्जांपल्स कई बहुत सारी हैं। वैसे एग्जांपल्स में हमारे पास एन्फोविरटाइड, इसके अलावा लेमुरिडीन, इस तरह की डेसिरुडीन, इस तरह की मेडिसिन है जो हम हेपेटाइटिस बी में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो लास्ट पॉइंट है ना वो हमारे पास है सप्रेसिव थेरेपी। यानी सप्रेसिव थेरेपी अब केड़ी थेरेपी होती है, सप्रेसिव थेरेपी के नीचे आप लोगों को नजर आ रहा होगा दिस रेजोल्यूशन, यानी ठीक है रेजोल्यूशन की तरफ जब पेशेंट जाता है ना, यानी कई बार ऐसा होता है कि हम पेशेंट को ट्रीट कर देते हैं, ठीक है, यानी पेशेंट बिल्कुल ठीक हो चुका होता है, लेकिन होता क्या है कि उसके बावजूद उसकी बॉडी में जो है ना जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है वो फिर भी रह जाता है। यानी हम सारी मेडिसिन दे चुके हैं, सारी ट्राई कर चुके हैं कि पेशेंट जो है वो ट्रीट कर जाए और रिकवर कर जाए, ठीक है, सब कुछ हो चुका है और पेशेंट ट्रीट भी हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद हमें ये शक है कि क्या पता पेशेंट के अंदर दोबारा से रीअकरेंस हो जाए, लाइक इन हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस उसमें रिकरेंस हो जाती है। तो उस पेशेंट में हम क्या करते हैं कि हम साथ में ही सप्रेसिव थेरेपी देते हैं ताकि जो पेशेंट है उसके अंदर दोबारा से डिजीज डेवलप होने के जो चांसेस हैं वो ना हो। यानी सप्रेसिव थेरेपी हम कब देते हैं, आफ्टर रेजोल्यूशन ऑफ द डिजीज। ठीक है, तो ये हमारे पास थी टाइम लाइन कि हमने किस एंटीबायोटिक को या किस क्लास की एंटीबायोटिक को कब देना है। ठीक है, अब कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें और पता होने चाहिए अबाउट एंटीबायोटिक्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 है नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का क्या मतलब है, नैरो का मतलब आप देख रहे होंगे कि यानी पतला सा यानी छोटा सा इस तरह करके ना, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक ऐसी एंटीबायोटिक्स होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिकली किसी एक सिंगल डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म के खिलाफ हम एंटीबायोटिक्स देते हैं। लाइक इन टीबी, माइकोबैक्टीरियम, ट्यूबरकुलोसिस के लिए हम मेडिसिन देते हैं लाइक रिफेम्पिन, आइसोनिazid, एथम्बिटोल। इंशाल्लाह वो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में स्टडी करेंगे एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स में इन कीमोथेरेपी। ठीक है, तो वो हमारे पास जो एंटी माइकोबैक्टीरियल ड्रग्स है ना वो हमारे पास नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स है, बिकॉज वो ड्रग्स जो हैं वो सिर्फ माइकोबैक्टीरिया के लिए इफेक्टिव है। ये बहुत ही कोई कर लो ना तो कोई एक आदि कोई रिफेम्पिन जो है उसकी भी मॉडिफिकेशन जो है वो हम ट्रेवलर्स डायरिया वगैरह में इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आती है जी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स जो होती है ना उनके बारे में ये कहा जाता है कि ये कई सारे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, ये कई सारे जो बैक्टीरिया है ना उनके खिलाफ इस्तेमाल की जाती हैं। तो ये हमारे पास इनमें यानी कई सारे बैक्टीरिया, चाहे वो ग्राम पॉजिटिव हैं, चाहे वो ग्राम नेगेटिव हैं, रॉड्स हैं, कोकाई हैं, कौन से बैक्टीरिया हैं उनके सब के अगेंस्ट क्लासीफाई की जाएंगे। मैं बताती हूँ वो कौन कौन सी ऑर्गेनिज्म है जिनके खिलाफ जो है ना ये एक्टिव होंगे। जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम में हमारे पास एंटीबायोटिक्स है ना उनमें हमारे पास आती हैं टेट्रासाइक्लिन्स, फ्लोरोक्विनोलोन्स एंड इस तरह की डिफरेंट अदर क्लासेस हैं जो कि हम लोग यूज करते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स में। तो जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है उनमें वो एक्टिव होती हैं किस किस ऑर्गेनिज्म के लिए, वो स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट होती हैं, ये स्पेसिफिकली यूज की जाती हैं फॉर ग्राम नेगेटिव रॉड्स, एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स, स्पायरोशीट्स, माइकोप्लाज्मा, क्लेमाइडिया एंड कुछ अदर्स वगैरह लाइक एक्टिनोमाइसिटीज के साथ। ये जो टेबल है ना ये आप लोगों का लिपिन कॉर्ड में दिया होगा, उसमें आप लोग ये देख लीजिएगा। इसके अलावा आती है एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम मॉडिफाइड एंटीबायोटिक्स होती हैं जो कि हम यूज कर सकते हैं फॉर बोथ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एज वेल एज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की तमाम क्लासिफिकेशन के लिए हम यूज करेंगे एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम जो है एंटीबायोटिक्स, उनमें हमारे पास टिकारसिलीन आती हैं। इसके अलावा और बहुत सारी एंटीबायोटिक्स एग्जांपल हमारे पास मिल जाएंगे। एम्पिसिलिन इज आल्सो एन एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। तो ये हमारे पास थी क्लासिफिकेशंस कि हम लोग एंटीबायोटिक्स को क्लासिफाई कैसे करते हैं। इनकी जो टेबल्स है ना वो आप लोगों ने मस्त देखने हैं फ्रॉम लिपिन कोड। ठीक है, लिपिन कोड में साइड पे टेबल बने हुए, ठीक है, वो आप लोगों ने वहां से लाजमी देख लेने हैं। बाकी जितना मैंने आप लोगों को बताया ना वो इतना काफ़ी अबाउट इंट्रोडक्शन टू कीमोथेरेपी जो पिछले लेक्चर में बताया और जो इस लेक्चर में बता रही हूँ। सिर्फ 3 पॉइंट्स और हैं, तो आप लोग जो है ना थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप किए रखें ताकि आप लोगों को वो 3 पॉइंट्स में इंट्रोडक्शन टू कीमोथेरेपी में समझ आ जाए। कंसंट्रेशन डिपेंडेंट किलिंग है, टाइम डिपेंडेंट किलिंग है, पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट एंड कॉम्प्लिकेशंस क्या एंटीबायोटिक्स की वो मैंने आप लोगों को बतानी है बस।
कंसंट्रेशन डिपेंडेंट किलिंग क्या होती है कि इसमें ये होता है कि हम जितनी ज़्यादा अमाउंट ऑफ एंटीबायोटिक इंजेक्ट करते हैं ना विद इन अ पेशेंट, उतना अच्छा जो है ना वो एंटीबायोटिक इफेक्ट देती है। यानी कि किसी भी ड्रग की लाइक अमाइनोग्लाइकोसाइड्स एंड जो हमारे पास हैं फ्लोरोक्विनोलॉन्स, ठीक है, वो जो है वो एग्जिबिट करती हैं कंसंट्रेशन डिपेंडेंट किलिंग को। ठीक है, मतलब इनकी जो है ना हमें लार्ज क्वांटिटी में हम इनको इंजेक्ट कर सकते हैं। वंस अ डे इनकी जो है ना डोज दी जाती है। ठीक है, लार्ज क्वांटिटी में इंजेक्ट करें वंस अ डोज। ठीक है, एक ही डोज इनकी पूरे दिन में दे दो, काफ़ी है, बहुत है स्किन की। ठीक है, लाइक लेफ्लॉक्स जो है वो दिन में एक ही दफ़ा यूज़ किया करें तो वो काफ़ी होती है। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है कि इनकी जब कंसंट्रेशन को अबव MIC, ठीक है, मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन से 4 to 5 टाइम्स या इंक्रीज किया जाए 4 to 10 टाइम्स, जितना भी इंक्रीज किया जाए तो इनका जो किलिंग इफेक्ट है वो इंक्रीज होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास था अबाउट कंसंट्रेशन डिपेंडेंट किलिंग। उसके बाद हमारे पास आता है टाइम डिपेंडेंट किलिंग। टाइम डिपेंडेंट किलिंग जो वो यूज शो करती है ना, वो हमारे पास दो क्लासेस हैं, पेनिसिलिन्स एंड सेफ्लोस्पोरिन्स। टाइम डिपेंडेंट किलिंग का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि कितनी देर तक जो पेनिसिलिन है या सेफ्लोस्पोरिन की जो कंसंट्रेशन है वो अबव द MIC रही है। ठीक है, यानी इसमें हम लोग जो है ना टाइम के ऊपर डिपेंडेंट है, कंसंट्रेशन बढ़ाने से इनका इफेक्ट बढ़ता नहीं है। ठीक है, तो आप लोग जितना दिया जाएगा डॉक्टर्स देते हैं उतना उसी के हिसाब से ही आप लोग करेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल है कि कुछ जो क्लासेस ऑफ ड्रग्स हैं लाइक फ्लोरोक्विनोलॉन्स ही हैं हमारे पास मोस्टली। ठीक है, इनका अंदर क्या होता है कि ये जो मेडिसिन हैं इनकी जो कंसंट्रेशन अगर बॉडी के अंदर बिलो द MIC, फॉर एग्जांपल MIC थी फ्लोरोक्विनोलॉन्स की 20, ठीक है, 20 थी इसकी जी फ्लोरोक्विनोलॉन की MIC, ठीक है, मिनिमल इनहिबिटरी कंसंट्रेशन। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि अगर 20 से इनकी मिनिमल इनहिबिटरी कंसंट्रेशन से इनकी कंसंट्रेशन बॉडी के अंदर फॉर एग्जांपल इनकी 10 हो जाती है। ठीक है, तो इस 10 होने के बावजूद भी ये किलिंग करते रहेंगे बैक्टीरिया की। इसको हम कहते हैं पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट, यानी एंटीबायोटिक की बॉडी में कंसंट्रेशन फॉल कर जाने के बावजूद एंटीबायोटिक अपना इफेक्ट शो कर रही है। ये इनका हमारे पास बहुत ही ज़्यादा अच्छा वाला फ़ायदा है। ठीक है, और इसी वजह से जो है ना हम इनको यूराइनरी जो इन्फेक्शन है ना उनमें भी यूज़ करते हैं, ओफ्लोक्सासिन वगैरह को, सिप्रोफ्लोक्सासिन भी यूज़ करते हैं फॉर यूराइनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। नेक्स्ट आती है हमारे पास कॉम्प्लिकेशंस। क्या है कॉम्प्लिकेशन जो हमारे पास एंटीबायोटिक की है ना, वो हमारे पास हैं लाइक स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, एलर्जीज हैं वगैरह वगैरह। वो मैं आप लोगों को 3 क्लासिफिकेशन में बताती हूँ। सो जो हमारे पास कॉम्प्लिकेशंस है ना वो टोटल 3 है। ठीक है, एक है हाइपर सेंसिटिविटी, दूसरी है डायरेक्ट टॉक्सिसिटी एंड तीसरी हमारे पास जो है आती है ना वो है सुपर इन्फेक्शन। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बताती हूँ हाइपर सेंसिटिविटी में क्या आता है। हाइपर सेंसिटिविटी में हमारे पास 2 मेन बहुत ही इंपॉर्टेंट आती हैं, एक है स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, ठीक है, एंड दूसरी है टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस। ठीक है, ये दो जो है ना वेरी जो है ना सिवियर रिएक्शंस हैं, कॉम्प्लिकेशंस हैं ऑफ द एंटीबायोटिक के यूज़ का। ठीक है, और ये स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम जो है वो हमारे पास जो है वो आती हैं ट्राइमिथोक्रोम सल्फामिथोक्साजोल, उसकी वजह से भी हो सकता है। ठीक है, एंड कई सारी और मेडिसिन हैं उनकी वजह से भी हो सकता है। दूसरी हमारे पास है डायरेक्ट टॉक्सिसिटी। डायरेक्ट टॉक्सिसिटी का क्या मतलब है? डायरेक्ट टॉक्सिसिटी का मतलब ये है कि जो कई सारी एंटीबायोटिक्स हैं वो बॉडी के नॉर्मल सेलुलर प्रोसेसेस को डायरेक्टली इफेक्ट करती हैं। ठीक है, लाइक अमाइनोग्लाइकोसाइड्स हैं वो ऑटो टॉक्सिसिटी कॉज करते हैं, यानी ईयर्स को इफेक्ट करते हैं और डेफनेस हो जाती है। ठीक है, और इसी तरह वेस्टिबुलर टॉक्सिक भी होती हैं अमाइनोग्लाइकोसाइड। और जो तीसरी हमारे पास क्लासिफिकेशन है वो हमारे पास है सुपर इन्फेक्शन। सुपर इन्फेक्शन का क्या मतलब है? सुपर इन्फेक्शन का मतलब है कि जो मेडिसिन है ना वो क्या करती हैं कि वो नॉर्मल फ्लोरा को इनहिबिट कर देती हैं। हमारी बॉडी के अंदर कुछ नॉर्मल फ्लोरा होते हैं ना, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि मतलब उनको इफेक्ट करती हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि ना उनके बैरियर खराब हो जाते हैं और एंटीबायोटिक के यूज़ करने की वजह से हमारे पास बॉडी के अंदर से मैनी अदर इन्फेक्शन जो है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाती हैं। लाइक एम्पिसिलिन एक मेडिसिन है, उसको देने की वजह से क्या होता है कि बॉडी के पेशेंट को जो है ना वो सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस हो जाती है। ठीक है, यानी ग्रेश मेम्ब्रेन डेवलप हो जाती है ऑन द कोलॉन, यानी एंटीबायोटिक देने के बाद उसके अंदर पेशेंट के अंदर इस तरह की जो है ना वो इन्फेक्शन स्टार्ट होती है। इसको हम कहते हैं सुपर इन्फेक्शन, यानी एंटीबायोटिक देने के बाद एक और इन्फेक्शन का स्टार्ट हो जाना। ठीक है, तो ये हमारे पास था अबाउट द इंट्रोडक्शन टू कीमोथेरेपी। पिछला लेक्चर और ये लेक्चर दोनों आप लोगों ने कंप्लीट सुनने हैं ताकि आपको इंट्रोडक्शन टू कीमोथेरेपी के बारे में कंप्लीट आइडिया हो सके। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।